नमस्कार। मैं आनंद अय्यर, व्याख्याता गणित, आड़ावाल, जगदलपुर। पढ़ाई तुहर द्वार के अंतर्गत आज हम कक्षा 10वीं गणित में अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम कक्षा 9वीं में इसी से संबंधित एक अध्याय पढ़ा था, जो था एक चर का रैखिक समीकरण। इसमें हमने क्या देखा था कि हमारे समीकरण में एक चर पद होता था और बाकी अचर पद होते थे। इन्हें हम हल करना सीखते थे। तो मैं एक उदाहरण लेकर इसको आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने लिया है x + 10 = 50, यानी x धन 10 = 50। इसमें हमने क्या देखा कि x जो है वो चर पद है और 10 एवं 50 जो है वो हमारे अचर पद हैं। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हमने क्या किया था कि हमने x को बायां पक्ष में ही रहने दिया और 10 को हमने पक्षांतर किया और पक्षांतर करके वहाँ पूर्व में 50 है और अब 10 चला गया उधर पक्षांतर पे, तो ये बन गया 50 - 10, यानी इसका उत्तर कितना आया, x = 40। ठीक है, तो ये हमें याद है, हमने इसे कक्षा 9वीं में पढ़ा था। अब कक्षा 10वीं में एक चर के बदले में अब दो चर का रैखिक समीकरण हमें पढ़ना होगा। तो इसमें हम कैसे करेंगे, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम एक समीकरण ले लेते हैं। एक उदाहरण के रूप में माना हमने एक समीकरण हमारा है x + y = 8, और लेकिन इसको हम पहले ये समझ लेंगे कि इसमें चर पद और अचर पद कौन कौन सा है। तो चर पद कौन सा हुआ, x और y, यानी जिसका मान हमें नहीं मालूम है वो हमारा चर पद है, और जिसका मान हमें मालूम है यानी कांस्टेंट, इसको अचर पद कहते हैं। जैसे इस उदाहरण में x और y चर पद और 8 जो है अचर पद है। ठीक है, अब इसे हम कैसे हल करते हैं। इसको हल करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की विधियां जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं, इसमें मुख्यतः हमें 2 विधियों का हमें पढ़ना है, जिसमें पहली विधि होगी आलेखी विधि। आलेखी विधि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें हमें आलेख यानी ग्राफ के द्वारा प्रश्नों को हल करना है। और दूसरी जो विधि है वो है बीजीय विधि। बीजीय विधि में हमें 2 विधियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। पहला है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विधि है विलोपन विधि। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम आलेखी विधि का प्रयोग करते हुए एक प्रश्न को हल कर देखते हैं। इसमें हमें 2 समीकरण प्राप्त होगा, क्योंकि 2 चर संख्या है, तो 2 चर संख्याओं को हल करने के लिए हमें कम से कम 2 समीकरण लेने होंगे। तो हमने एक उदाहरण लिया है जिसमें देखिए समीकरण नंबर 1 जो है 3x धन 2y - 12 = 0, और दूसरा है x - y + 1 = 0। ठीक है, प्रश्न प्राप्त होने के बाद हम इसमें पहला नंबर को हम प्रदर्शित करेंगे समीकरण 1 से, और दूसरे समीकरण को समीकरण नंबर 2 से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना होगा, हमें आलेख बनाने के लिए कुछ बिंदुओं की आवश्यकता होगी, कुछ पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रथम समीकरण को लेकर कुछ बिंदु प्राप्त करेंगे, कुछ मान प्राप्त करेंगे, और उसके पश्चात द्वितीय समीकरण के साथ भी हम हल करके कुछ मान प्राप्त करेंगे। किसका मान प्राप्त करेंगे, x और y का मान प्राप्त कर उसे ग्राफ में रखते हैं। ग्राफ आप सबको पता है, ग्राफ में हम 2 अक्ष लेते हैं, अक्ष x और अक्ष y। तो हमें अक्ष x पर और अक्ष y पर इन सारणियों के माध्यम से हमें मान रखना होगा, और उसके बाद हमें 2 रेखाएं प्राप्त होंगी और उनके कटन बिंदु को ही हम x और y का मान मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने समीकरण 1 को लिया और समीकरण 1 पर हमने x का मान 0 रखा, 0 रखा। ये हम
काल्पनिक मान रखते हैं। कोई भी मान हमारी सुविधा से हम रख सकते हैं, जिससे कि हम एक मान रखेंगे तो हमें, अगर हमने x का मान रखा तो हमें y का मान प्राप्त होगा। इसी तरह यदि हम y का मान रख दें तो हमें x का मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमने पहले समीकरण यानी 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0 पर सर्वप्रथम x बराबर 0 रखा। तो 0 रखकर हम x के स्थान पर 0 रखकर हल करते हैं। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। हमने x के स्थान पर 0 रखा तो 3 गुणित 0 0 प्राप्त हुआ, और जो बचा है वो 2y माइनस 12 बराबर 0। तो 2y बराबर ऋण 12 का हमने पक्षांतर किया है। अब आपको स्पष्ट होगा ये। तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें, 12/2। 2 भाग क्यों कर रहा है, क्योंकि y का गुणांक है, पक्षांतर में भाग करेगा। तो इसके द्वारा हमें y का मान 6 प्राप्त हुआ। स्पष्ट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये परिणाम निकाला यहाँ कि जब भी हम x का मान इस समीकरण में 0 रखेंगे तो y का मान क्या आ गया, 6 आ गया। तो हमें एक मान प्राप्त हुआ x और y का। ठीक है, अब हमें दूसरा मान प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं। देखिए पहले मान को हमने सारणी में रख दिया, x के स्थान पर 0 तो y का हमें 6 प्राप्त हुआ। स्पष्ट हुआ। अब चलिए एक और मान को हम रख कर देखते हैं तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। अब हम दोबारा समीकरण 1 में x बराबर 2 रखा। ठीक है, तो x बराबर 2 रखने पर देखिए समीकरण में जहाँ x का स्थान है वहाँ x के बदले हमने 2 रखा। तो ये क्या प्राप्त हुआ हमें, 3 गुणित 2 यानी 6, 6 धन 2y ऋण 12 बराबर 0। अब हमने क्या किया कि चर पद को पक्षांतर नहीं करेंगे, हम अचर को पक्षांतर करेंगे। तो चर को हमने कहाँ रखा, 2y को बाएं पक्ष में रखा बराबर के, और दाहिने तरफ हम क्या किए, ये हमारा 6 और 12 मिलकर ऋण 6 बना, और ये पक्षांतर होकर धन 6 बन गया। स्पष्ट हुआ। तो y बराबर अब क्या बना, 6/2 यानी 3। ठीक है, तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 3। ठीक है, तो इसे भी हमने जो सारणी बनाया है उस पर दर्शा देंगे। देखिए हमने सारणी पर इसे दर्शा दिया कि x बराबर 2 तो y का मान क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसी तरह हमें कम से कम 3 मान निकालना है, जिससे कि हमारे जो रेखा है ग्राफ पर सरल रेखा आराम से अच्छे से बन सके। अब दोबारा हमने अब क्या किया हमने कि x का मान हम समीकरण 1 में 4 रखा। ठीक है, अब हमारे x के स्थान पर 4 आ गया। हमने 4 रखा है, हमने 4 माना है x का मान को। तो अब क्या हुआ कि 4 तिया 12 प्लस 2y ऋण 12 बराबर 0, और इसे हम 12 और 12 को हम साथ में लिए तो एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो ये घट जाएगा। और अब 2y बराबर हमारे पास क्या आया, 0। इसलिए y बराबर क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। स्पष्ट हुआ। तो इससे क्या हमें परिणाम मिला कि जब हम x का मान 4 रखते हैं तो y बराबर 0 प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसे हम सारणी में, हमारा सारणी क्रमांक 1 उस पर हमने रखा। तो हमारे इस सारणी में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, जब हम x का मान 0 रखते हैं तो y बराबर 6 प्राप्त होता है। x बराबर 2 रखा तो y बराबर 3, और x बराबर 4 रखा तो y बराबर 0। यदि हम चाहें तो इसे हम आगे और भी मान लेकर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 मान अगर हम ले लें तो हमारा जो रेखा है सरल रेखा वो स्पष्ट बनेगा। अब हम सारणी 2 प्राप्त करने के लिए समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 2 को हल करने के लिए हमारा समीकरण 2 है, हमने जो उदाहरण लिया था उसमें x ऋण y धन 1 बराबर 0। ठीक है, तो इस पर भी हम वैसे ही x का विभिन्न मान रखकर y का मान प्राप्त करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने रखा x बराबर 0, है ना। तो x के स्थान पर हम 0 रखकर इसे हल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, y का मान 1। स्पष्ट हुआ। तो जब हम x का मान 0 रखते हैं तो हमें y बराबर कितना प्राप्त होता है, 1। अब इसे हम हमारे दूसरे सारणी में x के स्थान पर हम 0 रखते हैं और प्राप्त मान y का 1 रख लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हम x के विभिन्न मानों पर y का मान प्राप्त करते हैं।
तो अब हमने रखा समीकरण 2 में x बराबर 2। ठीक है, तो x बराबर 2 रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए, हमने x बराबर 2 रखा x के स्थान पर, तो हम पक्षांतर कर उसे हल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? y बराबर 3। तो अब हमें x बराबर 2 रखने पर y बराबर 3 प्राप्त हुआ। इसे भी हम अपने सारणी में दर्शा देते हैं कि x के स्थान पर 2 तो y के स्थान पर प्राप्त मान 3। ठीक है, अब हमें एक और मान प्राप्त करना है। अब हमने रखा x बराबर ऋण 1। ठीक है, तो x बराबर ऋण 1 रखने पर हमने हल किया समीकरण, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? y बराबर 0। अब y बराबर 0 को हम कहाँ दर्शाएंगे? अब हमारे सारणी पर दर्शा देंगे। हमारा जो सारणी है, सारणी में अब देखिए x बराबर ऋण 1 रखा तो y बराबर 0। अब मैंने x का मान 0, 2, ऋण 1 रखा है, लेकिन आपको अगर अलग से दूसरे प्रश्नों में ऐसा मत सोचिएगा कि 0 रखना ही है या 2 रखना ही है। आप देखिएगा कितने आसानी से y का मान प्राप्त होता है। ऐसा कोई मान अपने मन से रखेंगे तो वो हल हो जाएगा। आप 1-2 उदाहरण करके देखेंगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। अब हमें सारणी 1 और 2 में x और y के अलग अलग मान प्राप्त हो चुके हैं। उन्हें अब हम आलेख में अर्थात ग्राफ में दर्शाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले ग्राफ पेपर लेकर उसमें x और y अक्ष खींचते हैं। उसके बाद देखिए, जहाँ x और y अक्ष का आपस में काटते हैं कटन बिंदु है, वहाँ 0 दर्शाया जाता है और x अक्ष में दाहिने तरफ धनात्मक और बाएं तरफ ऋणात्मक अंकों को लिखते हैं। इसी तरह y अक्ष बिल्कुल खड़ी लाइन है, ऊर्ध्वाधर लाइन, उसमें हम क्या करते हैं? ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 2 सारणियाँ हैं। प्रथम सारणी में जो पहला समीकरण है 3x धन 2y धन 12 बराबर 0, उससे हमने 3 बिंदुएं प्राप्त की हैं, 3 पॉइंट्स प्राप्त किए हैं, जिसके x और y के पृथक पृथक मान हैं। तो चलिए सबसे पहले उसको हम ग्राफ में दर्शाते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है x 0 और y 6। तो x 0 और y 6 को मैं कहाँ दर्शा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, पहला ये है 0 और 6। ठीक है, इसमें जो पहला लिखते हैं वो x का मान और दूसरा जो लिखते हैं कॉमा के बाद वो y का मान है। तो ये क्या बताता है हमें कि पहले समीकरण में जब x का मान हमने 0 रखा तो y का मान 6 आया। ठीक है, इसी तरह अब दूसरा हमारा पॉइंट है 2 और 3। ठीक है, अर्थात x का मान 2 और y का मान 3 है। तो इसे हमने कहाँ प्रदर्शित किया? देखिए, ये 2 और 3 दिख रहा है। अब इसी तरह हम तीसरे बिंदु को भी दर्शाएंगे, जिस पर हमने x का मान 4 रखा था और हमें y का मान 0 प्राप्त हुआ था। देखिए, ये मैंने दिखाया 4 और 0। ठीक है, अब ये पहले समीकरण को हमने 3 बिंदुओं से आलेख में ग्राफ में दर्शाया। अब इसी तरह दूसरा जो हमारा समीकरण है वो है x ऋण y धन 1 बराबर 0। चलिए, इसमें भी हमने 3 बिंदुएं दी हैं। क्या क्या? x को 0 रखा, x को 2 रखा और x को ऋण 1 रखा। तो इन तीनों को हम दर्शाते हैं। कैसे? देखिए, x को 0 और 1 पर x 0 है। देखिए, ये x 0 और उसके पहले ऋण 1 और 0 को पहले दर्शा लेते हैं। तो ऋण 1 कहाँ है? कटन बिंदु 0 से बाएं तरफ अपन जाएंगे तो देखिए, पहला ये हमारा ऋण 1 है x का। हम जो पहला मान x का रखते हैं, फिर दूसरा मान y का रखते हैं। तो ऋण 1 पर ये y का मान 0 हो गया। इसी तरह जब हम x 0 लेते हैं तो y का मान 1 है। ठीक है, ये समझ आ रहा है आपको? और तीसरा हमने हमारी सारणी में तीसरी बिंदु हमने क्या रखा था? 2 और 3।
तो 2 और 3 हमने पहले समीकरण में भी दर्शाया है, तो इसी को हम ले लेंगे, तो ये 2 और 3 दिख गया। अब इसमें देखिए, पहले को हमने स्केल की सहायता से पहले समीकरण के तीनों बिंदुओं को मिला लिया, जो 0, 6, 2, 3 और 4 शून्य, ठीक है, ये दिख रहा है। और इसी तरह हम दूसरे समीकरण को भी हम सरल रेखा के द्वारा दर्शाएंगे। यहाँ पे कौन कौन से 3 जो बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं, उनमें से हम इसको दर्शाएंगे। तो देखिए, ये दूसरी समीकरण को भी हमने बताया, और उसके बाद हमें क्या करना होगा, इस पर पहला जो हमने 0, 6, 2, 3 और 4 शून्य, जो पहली सारणी से जो x और y का मान प्राप्त हुआ था, उससे जो हमें सरल रेखा प्राप्त हुई है, वो उस पर हम उस समीकरण को दर्शा देंगे। वो है 3x धन 2y धन 12 बराबर 0। इसी तरह हमें जो सारणी दूसरे में हमें जो प्राप्त हुआ था x y का 3 मान, उस पर देखिए ऋण 1 और 0, 0 और 1, 2 और 3, ठीक है। अब इसको भी हमने जोड़ दिया है, तो ये दूसरे समीकरण को प्रदर्शित करेगा। तो इस पर भी हमने लिख दिया x ऋण y धन 1 बराबर 0। ये हमें दिया हुआ समीकरण का मान है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ 2 और 3 जो बिंदु दर्शा रहा है, वो क्या है, वहाँ पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 वहाँ आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। तो समीकरणों के द्वारा प्रदर्शित सरल रेखाओं का कटान, इसको कटान या प्रतिच्छेद कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु ही उन समीकरणों के हल होते हैं। अर्थात अब हम उत्तर क्या लिखेंगे, हमारा x का मान अब कितना आ जाएगा, 2 और y का मान 3, यही हल है, ठीक है। तो x और y ये दोनों मान हमारा क्या आ गया, 2 और 3, यानी ये दोनों सरल रेखाएं जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो उस कटन बिंदु के जो मान होते हैं वो 2 और 3 हैं यहाँ पर। तो हमने ये बता दिया कि हम आलेख के द्वारा जब 2 समीकरणों को हल करते हैं तो उनका मान कहा जाता है x बराबर 2 और y बराबर 3। चलिए, ये आलेख विधि हो गई। अब इसके बाद हम अगली विधि पढ़ेंगे। अगली विधि है बीजीय विधि। बीजीय विधि में मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि बीजीय विधि हम 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। एक उसमें प्रतिस्थापन विधि है और दूसरी विधि विलोपन विधि। तो चलिए पहले प्रतिस्थापन विधि से एक प्रश्न हल करते हैं, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम एक प्रश्न ले लेते हैं। सबसे पहले चलिए 2 समीकरण लेते हैं। पहला समीकरण है 2x धन y बराबर 8 और दूसरा है x ऋण 2y बराबर ऋण 1, ठीक है। अब इसका हल करके देखते हैं हम। सबसे पहले दिए हुए समीकरणों को हम समीकरण क्रमांक 1 और 2 से दर्शाते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में हमें करना क्या होता है कि पहला समीकरण अथवा दूसरा समीकरण में से x अथवा y का मान निकालते हैं। तो ये हमें अंकों में प्राप्त नहीं होता, पहले हम इसको क्या करते हैं, पक्षांतर वगैरह करके x या y का मान निकाल लेते हैं, और उसे यदि हम पहले से निकालते हैं तो दूसरे समीकरण में लगा देते हैं, या यदि हमने दूसरा समीकरण से निकाला तो पहले समीकरण में। तो ये कैसे हम तय करते हैं कि कौन सा समीकरण से निकालें, तो हमें देखना होता है उनमें से कौन सा समीकरण हमें देखने में आसान लगता है, सरल लगता है, जिसमें गुणांक नहीं होते x या y में, ठीक है। तो इस उदाहरण में मैंने जो 2 समीकरण लिए हैं उसमें देखिए दूसरे समीकरण में x के साथ कोई गुणांक नहीं है। अब अगर मान लीजिए किसी प्रश्न में दोनों में गुणांक है तो भी हम हल कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये अगर मान लीजिए x या y किसी में गुणांक नहीं है किसी समीकरण में, तो इसको पक्षांतर करके मान निकालना आसान हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए हमने दूसरा समीकरण लिया। दूसरा समीकरण क्या है हमारा, x ऋण 2y बराबर ऋण 1, ठीक है। अब इसमें देखिए x में कोई गुणांक नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर x को छोड़कर दाहिने पक्ष में ऋण 2y का पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। तो पक्षांतर किया तो हमें क्या मिला, ऋण 1 पहले से था दाहिने तरफ,
दायां पक्ष में। अब ऋण 2y चला गया तो पक्षांतर में धन 2y बन गया। अब इसको लिखते समय हम क्या कर लिए, इसको आगे पीछे कर लिए ताकि ये ऋण को पीछे लिख सकें। तो देखिए हमारा x का मान क्या आया, 2y ऋण 1। ठीक है, अब इसे हमने क्या मान लिया, समीकरण 3। ठीक है, अब आगे हम क्या करते हैं, समीकरण 3 से हम क्या करते हैं, मान को, x का मान को हम समीकरण 1 पर रखते हैं। 1 पर क्यों रखते हैं, 2 पर क्यों नहीं रखते, क्योंकि हमें समीकरण 3 समीकरण 2 से प्राप्त हुआ है, इसलिए हम इस मान को अब दूसरे समीकरण यानी जिसको हमने लिया नहीं था, इस प्रश्न में हमने पहला समीकरण को छोड़ा था, तो उसमें जहाँ x है वहाँ पर x का मान समीकरण 3 से रखते हैं। तो देखिए समीकरण 3 में x बराबर 2y ऋण 1 है, उसको हमने समीकरण 1 में जो 2 के बाद x दिख रहा है वहाँ पर x के बदले में 2y ऋण 1 रखा। ठीक है, अब इस 2 को कोष्ठक के अंदर ले गए तो 4 बन गए, पहला 2 दूना 4 और 2 एकम 2। ठीक है, अब इसमें 4y और y मिलकर जुड़कर 5y बन गए। ठीक है, समझ आ रहा है। तो 5y बराबर 8 माइनस 2 को ऋण 2 को पक्षांतर कर दिया तो धन 2 हो गया। तो 5y बराबर 10 अतः y बराबर 10/5 भाग देने पर y बराबर 2। ठीक है, तो हमें अब y का मान प्राप्त हुआ। अब हमें क्या प्राप्त करना है, x का मान प्राप्त करना है। तो x का मान प्राप्त करने के लिए हम इस y के मान को, अब हमारे पास समीकरण 1 2 3 है, किसी में भी एक में रखेंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान प्राप्त करने के लिए हमने y का मान को समीकरण 3 में ही रख दिया क्योंकि वो सरल सा है समीकरण। तो समीकरण 3 हमारा है x बराबर 2y ऋण 1। तो हमने y के स्थान पर जो मान प्राप्त हुआ था 2 उसको रख दिया। तो पहले से एक 2 है तो 2 दूना 4 में से 1 घट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 3। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रतिस्थापन विधि से x बराबर 3 और y बराबर 2 दिए हुए समीकरण का हल प्राप्त किया। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से क्यों कहते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें दिए हुए समीकरणों में से, जैसे हमने किया दूसरे समीकरण को हमने x का मान निकाल लिया एक, तो वैसे हम क्या करते हैं x का मान निकाल कर पहले समीकरण में उसको रख देना, इसी को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब हम आगे दूसरी विधि को हल करते हैं। बीजीय विधि में मैंने कहा था प्रारंभ में आपको एक और विधि को अपनाते हैं, वो है विलोपन विधि, है ना। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में प्रतिस्थापित करते हैं, मान रखते हैं। विलोपन विधि में हमें विलोपित करना पड़ता है, यानी x के मान अगर समान हो तो उन्हें काटना, y के मान समान है तो उन्हें काटना। दोनों में से कोई एक को हमें पहले समान करते हैं और फिर उसे काटते हैं। वो मैं आगे एक और उदाहरण लेके आपको समझाता हूँ। तो इसमें देखिए एक प्रश्न मैंने लिया, प्रश्न है 2x धन y बराबर 8, x ऋण 2y बराबर ऋण 1। यानी पिछले जो प्रतिस्थापन विधि का प्रश्न है उसी को मैंने दोहरा लिया ताकि आपको समझ आए दोनों को अलग अलग हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका हल कैसे करते हैं। जैसे मैंने पिछले प्रश्न में बताया था, पहला समीकरण को आप नंबर 1 से और दूसरे समीकरण को 2 नंबर से दर्शा दीजिए ताकि आगे हमें इसके बारे में चर्चा करने में सुविधा हो। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम पहला समीकरण को 2 से गुणा करते हैं। क्यों गुणा करना पड़ रहा है पहले समीकरण को 2 से और दूसरे को 1 से, तो इसके बारे में मैं पुनः आपको एक बार बताता हूँ। ये क्या है, देखिए पहला समीकरण में क्या है, हम पहले ये सोच लें कि हमें पहले विलोपित किसे करना है। देखिए पहला समीकरण में 2x धन y बराबर 8 है, दूसरा समीकरण में x ऋण 2y बराबर ऋण 1 है। पहला समीकरण में 2x है लेकिन दूसरे समीकरण में x है, दोनों समान नहीं हैं। इसी तरह पहला समीकरण में अगर हम y को देखें तो y भी अकेला है, यानी y का गुणांक 1 है और दूसरे में y का गुणांक 2 है ना। तो अब हमें अगर इनमें से x को या y को कैंसिल करना है, काटना है, तो हमें इनको पहले बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए आप पहले चुन लेते हैं हमको कि किसको पहले हमें काटना है। तो देखिए या तो आप
पहला समीकरण में 1 से और दूसरा समीकरण में 2 से गुणा करेंगे तो x समान हो जाएगा, या फिर पहला समीकरण में दूसरा समीकरण का गुणांक y का 2 है, इसको अगर हम पहले में गुणा कर लें और पहला समीकरण में y का गुणांक 1 है उसको दूसरे में कर लें तो y कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम क्या किए, हम y को कैंसिल करते हैं, काटते हैं पहले ये सोचकर। तो समीकरण 1 को हम दूसरे समीकरण का y का गुणांक 2 है तो हम उससे पहला समीकरण को गुणा करते हैं, और पहले समीकरण में y का गुणांक 1 है तो हम उसे दूसरे में गुणा करते हैं, ठीक है। गुणा करने पर देखिए हम क्या पाएंगे, अब गुणा करेंगे तो ये गुणा करना समझ आया आपको। अब गुणा करेंगे तो देखिए पहला समीकरण को हमने 2 से किया तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2y, ठीक है। ये 4x 2y और 8 दूना 16, ठीक है। ये 2 कहाँ से प्राप्त हुआ, क्योंकि हम y को काटना चाहते हैं। y दूसरे समीकरण में y के साथ 2 है और पहले समीकरण में कुछ नहीं दिख रहा है y के साथ, तो 1 है। अगर आप चाहें तो 2 को ऋण 2 के रूप में भी गुणा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऋण लेने पर कहीं दिक्कत न हो इसलिए मैंने धन 2 से ही गुणा किया, ठीक है। और सेकंड को दूसरे समीकरण को हमने 1 से गुणा किया तो 1 से गुणा करने पर वही प्राप्त होगा, x ऋण 2y बराबर ऋण 1, ठीक है। 1 से गुणा करेंगे तो कुछ भी नहीं बदला। अब देखिए दोनों समीकरणों को अब जो गुणा करने के बाद जो प्राप्त हुआ, इसमें x में 4x और x है, दोनों समान नहीं है, लेकिन y 2y और 2y है। अब देखिए पहले में धन चिन्ह है, दूसरे में ऋण चिन्ह है। अगर दोनों में समान चिन्ह होता तो हम इसको घटाकर प्राप्त कर लेते हैं। तो यदि आप ऊपर 2 को ऋण 2 से पहले गुणा करेंगे तो आप फिर घटाकर प्राप्त करेंगे, लेकिन चूंकि ये पहले से विपरीत चिन्ह है तो हम इसको धन कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये क्या हल दिखाता है, हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 2y और ऋण 2y दोनों विपरीत चिन्हों के कारण कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और बचेगा क्या, 4x में भी कोई चिन्ह नहीं यानी धनात्मक है, x भी धनात्मक है, समान चिन्ह जुड़ जाएगा। और वैसे ही 16 में धन चिन्ह है और 1 में ऋण चिन्ह है, विपरीत चिन्ह तो घट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये 4x और x मिलके 5x और बराबर 16 में से 1 घटा 15, ठीक है। 15 के सामने कौन सा चिन्ह होता है, जब विपरीत चिन्ह में घटाते हैं तो जो बड़ी संख्या है उसके सामने जो चिन्ह होता है वही उत्तर में होता है। तो 16 के सामने धन चिन्ह है तो यहाँ पर धन चिन्ह हुआ, ठीक है। तो अब देखें x के गुणांक 5 को पक्षांतर करेंगे तो भाग करेगा वो, तो x बराबर 3 आ गया उत्तर, ठीक है। तो अब इसको विलोपन विधि हमने क्यों कहा, क्योंकि हमने 2y को विलोपित कर दिया, काट दिया, ठीक है। अब x का मान आ गया, अब x के मान को हम पहला या दूसरा समीकरण में डाल दें तो हमें y का मान प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं, आप चाहें तो 1 में भी रख के देख सकते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर समीकरण में x का मान लगाएंगे तो x बराबर 3 है, तो x के स्थान पर हमने 3 लगाया, तो ये क्या बन गया, देखिए 3 का हमने पक्षांतर किया, पहला ऋण है, ये 3 धनात्मक पक्षांतर में ऋण हो जाएगा, तो ऋण 2y बराबर समान चिन्ह जुड़ गया, 3 और 1 4, दोनों में ऋण चिन्ह है तो उत्तर भी ऋण 4। अब दोनों ऋण ऋण कैंसल, तो y बराबर भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या है, x बराबर 3 और y बराबर 2, ठीक है। तो हमने इस विधि से हम क्या किया, विलोपन विधि से भी हमने हल किया। तो मैंने आपको समझाने के लिए पहले आसान सा प्रश्न तीनों में बताया। अब हमने देखा कि हमने जो 2 विधियों से, बीजीय विधियों से, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से एक ही प्रश्न को हल किया और दोनों में हमें एक समान ही उत्तर प्राप्त हुए। तो अगर मान लीजिए परीक्षा में केवल समीकरण को हल करना आया तो आपको दोनों में से जो विधि आसान लगती है आप उससे कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रश्न में प्रतिस्थापन या विलोपन अलग से कहता है तो आपको फिर उसी विधि से हल करना होगा, ठीक है। और अगर आलेखीय विधि से हल करने को कहेगा तो आपको फिर ग्राफ विधि से ही हल करना है, लेकिन तीनों विधियों से आप प्रश्न को हल करेंगे तो आपको उत्तर वही प्राप्त होगा, हल वही प्राप्त होगा। चलिए अब एक और प्रश्न ले लेते हैं। इन प्रश्नों में परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं, तो हमें देखिए मैंने एक प्रश्न लिया है, एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं जिनके कुल 35 सर तथा 58 पैर हैं।
ठीक है। तब पक्षियों व खरगोशों की संख्या ज्ञात करना है हमें। तो देखिए ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आपको पहले ये समझना है कि ये प्रश्न को हम कौन से विधि से हल करें। तो देखिए आप ऐसे बहुत से प्रश्न हमारे पाठ्य पुस्तक में हैं, तो आप उनको हल करके देखिएगा। तो इसमें हमें सबसे पहले समीकरण बनाना है। समीकरण बनाकर हमें 2 समीकरण मिलेंगे, और समीकरण पहले बना लेंगे तो फिर आप पिछले जो 3 विधि मैंने आपको बताया, आलेखीय विधि, प्रतिस्थापन या विलोपन, आप इनमें से किसी से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले एक छोटी गुफा में, देखिए प्रश्न को समझ लेते हैं। एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश का सिर और पैर कह रहा है। तो खरगोश का एक सिर है, लेकिन पैर कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, और वैसे ही पक्षी के भी सिर एक है, लेकिन पैर 2 है। तो हमें देखिए ये हमें पहले समझ लेना है। परीक्षा में ज़रूरी नहीं कि खरगोश और पक्षी 2 हो, कुछ और भी जीव जंतु के बारे में हो सकता है, या किसी और रूप में प्रश्न आ सकता है। तो पहले प्रश्न को समझना जरूरी है। अब देखिए हमें पहला समीकरण बनाना है। तो पहला समीकरण में हम क्या लेंगे? खरगोश और पक्षी जिनका सिर 35 है, तो हम सिर पहले लेंगे, तो एक समीकरण बन जाएगा। और दूसरा, खरगोश और पक्षी उनके पैर दिए हैं 98 दिए हैं, तो हम उस पैर को लेकर बनाएंगे। ठीक है, तो इसको चलिए प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए। तो देखिए इसके हल में सबसे पहले हम मानते हैं, माना खरगोशों की संख्या x है, ठीक है, तथा पक्षियों की संख्या y है। ठीक है, तो पहले खरगोश और की संख्या और पक्षियों की संख्या हम मान लेते हैं। उसके बाद हम समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण बनाएंगे तो क्या होगा कि हम इस x और y के साथ हम समीकरण बनाएंगे, है ना। तो x और y के साथ हम कैसे समीकरण बनाते हैं? देखिए पहला समीकरण कैसे बनेगा? खरगोशों की सिरों की संख्या और पक्षियों के सिरों की संख्या, ये दोनों का योग है ना। योग कितना है? 35। ठीक है, समझ आया? ये प्रश्न में ऐसा लिखा है। अब सिर कितने हुए खरगोश का? भी हर खरगोश का, प्रत्येक खरगोश का एक सिर और एक पैर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? x के साथ हम क्या गुणा करेंगे? x के साथ भी एक ही गुणा करेंगे, क्योंकि सिर एक है, तो x प्लस y के साथ भी एक गुणा करेंगे, तो y। क्यों? क्योंकि पक्षी का भी सिर एक है। तो x धन y बराबर 35। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हम इसी तरह दूसरे समीकरण कैसे बनाएंगे? अब कहता है खरगोशों और पक्षियों की कुल पैरों की संख्या ये 98 है। तो इस पे भी हम देखिए खरगोशों के पैरों की संख्या प्लस धन पक्षियों के पैरों की संख्या बराबर 98 लिखा हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखो यहाँ x के साथ मैंने 4 गुणा किया। 4 क्यों गुणा किया? जबकि पिछले में मैंने 1 गुणा किया था, है ना। तो 4 क्यों गुणा किया? क्योंकि खरगोशों के पैरों की संख्या 4 है। तो एक खरगोश का 4 पैर, तो 2 खरगोश का 8 पैर, ऐसा बढ़ता है। तो x खरगोश का 4x पैर। ठीक है, उसी तरह पक्षियों के पैरों की संख्या कितनी होती है? 2। तो एक पक्षी का पैर 2 है, तो 2 पक्षी का 4 है, ऐसा बढ़ेगा। तो y पक्षी का पैर 2y। ठीक है, तो इसलिए 4x धन 2y बराबर 98। ठीक है, ये 2 समीकरण समझ में आया। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब हम समीकरण नंबर 2 लिखते समय देखिए पहले में हमें 4x और 2y में 2 हमारा उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो हमने उसको बाहर निकाला। तो ये क्या बन गया? 2x धन y, 2 गुणित कोष्टक में 2x धन बराबर y बराबर 98। इस 2 को पक्षांतर करेंगे तो भाग करेगा, तो ये क्या बन जाएगा कि 2x धन y बराबर 98 को 2 से भाग दिया तो 49। अब इसको हमने समीकरण नंबर 2 कर लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 2 समीकरण हमें मिला, पहला और दूसरा। अब इन 2 समीकरणों को हम या तो प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से हल करें, तो हमें x और y का मान मिलेगा, जिससे हमें खरगोशों और पक्षियों की संख्या प्राप्त होगी, प्रश्न का हल प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम कौन सा विधि से हल करें? हम सबसे पहले चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं इसको। तो समीकरण 2 लिया मैंने। समीकरण 2 में क्यों लिया? क्योंकि इसमें y में कोई गुणांक नहीं दिख रहा है। तो 2x प्लस y बराबर 49। तो इससे मैंने y बराबर क्या किया? 2x का पक्षांतर कर दिया, तो 49 ऋण 2x, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण 2 से हमने समीकरण 3 बनाए हैं, तो समीकरण 3 का मान को कौन से समीकरण में रखते हैं? समीकरण 1 में।
ठीक है। तो हमने y का मान समीकरण 1 में रखा, तो हमारा समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर 35, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, y के स्थान पर, चूंकि y का मान हमने निकाला है तो y के स्थान पर हम कितना लिखेंगे, 49 ऋण 2x, उसको हम कोष्टक में ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब इस कोष्टक को खोलते हैं तो हमारा क्या बन गया, देखिए x और ये ऋण 2x, बाहर धन है, धन गुणित ऋण ऋण, तो ऋण 2x धन 49 बराबर 35। 49 हमारा अचर है, इसको हम दाहिने पक्षांतर कर देंगे, तो धन 49 दाहिने चला गया तो ऋण 49। तो अब देखिए x और 2x, x के सामने धन चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं तो धन मानते हैं, और 2x के सामने ऋण चिन्ह, विपरीत चिन्हों में घटेगा, तो x ऋण 2x यानी x आएगा, लेकिन बड़ी संख्या 2x में ऋण है तो उत्तर में ऋण आएगा, ठीक है। वैसे ही 35 और 49 में, 35 में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा तो धन है, 49 में ऋण है, विपरीत चिन्ह है तो विपरीत चिन्ह में घटेगा, घटेगा तो कितना आएगा, 49 से 35 घटा 14। अब चूंकि 49 बड़ी संख्या है, उसके सामने ऋण चिन्ह है तो उत्तर में भी ऋण चिन्ह आएगा, क्लियर। अब दोनों में ऋण ऋण चिन्ह है तो उन ऋणों को कैंसिल कर देंगे, हम हटा देंगे, तो दोनों पक्ष में चूंकि ऋण है तो वो हटा देंगे, कट जाएगा वो, तो हमारा उत्तर बना x बराबर 14। अब x का मान आ गया, x के मान को हम अब किस में रखेंगे, x के मान को हम समीकरण 3 में रख दें, तो समीकरण 3 क्या है, y बराबर 49 ऋण 2x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y बराबर 49 ऋण 2 गुणित x के स्थान पर हमने 14 प्राप्त किया है तो हम 14 रख देंगे, तो 14 को 2 से गुणा करेंगे तो 28, तो 49 ऋण 28। फिर ये विपरीत चिन्ह है, 49 में धन चिन्ह, 28 में ऋण चिन्ह, विपरीत चिन्ह घटेगा तो घटाएंगे तो 21, और बड़ी संख्या 49 के सामने धन तो उत्तर में भी धन, ठीक है। तो y बराबर 21, तो हमने x का मान निकाला 14 और y का मान निकाला 21। अब x किसे माने थे, हमने खरगोश को माना था, अतः खरगोशों की संख्या x 14 हो गई, और पक्षियों को हमने y माना था, अतः पक्षियों की संख्या 21 हो गई, ठीक है। तो ये 14 और 21 हमें उत्तर प्राप्त हुआ, हल हो गया, ठीक है। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले ये देखा कि हमने कक्षा 9वीं में एक चर वाली रैखिक समीकरण पढ़ा था, अब हमने कक्षा 10वीं में 2 चरों का रैखिक समीकरण पढ़ा, और इसे हम कैसे हल करते हैं उस विधि को भी हमने पढ़ा, ठीक है। अब आप इस पाठ्यपुस्तक से, आपके पास पाठ्यपुस्तक अगर है तो, या फिर अगर आपके पास पड़ोस से कोई दोस्त यार हैं तो आप उनसे मांग लीजिएगा, ठीक है, और कुछ प्रश्न आप हल करने का प्रयास करिएगा, ठीक है।